नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में। हर रविवार जुड़ते हैं हम आपके साथ और समझने की जानने की कोशिश करते हैं बाजार की चाल आगे आने वाले दिनों में कैसी रह सकती है। ये हफ्ता कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा क्योंकि कुछ पॉजिटिव बात जो रही वो ये रही कि बहुत सारी चिंताएं थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता शुक्रवार के सत्र में आ गई कि सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से आखिरी के जो एक सवा घंटे रहे उसमें फ्राइडे के सेशन में हमने देखा एक बड़ा गोता लगता हुआ दिखाई दिया। MSCI इंडेक्स में हुए बदलाव की वजह से ये गोता लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन और ये गोता तब लगा जब क्रूड नीचे जा रहा था, जब रुपया ऊपर आ रहा था, तब तो बाज़ार को तेज होना चाहिए था, लेकिन बाज़ार ने एक बड़ा गोता लगाया। अब यहाँ से क्या चिंताएं धीरे धीरे करके समाप्त हो रही हैं अमेरिका और ईरान युद्ध को लेकर के, या फिर जिस तरह की अनिश्चितता बनी हुई है अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। आगे बाज़ार की चाल कैसी रहेगी, इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत करते हैं। और बाज़ार को समझने के लिए सुदीप सर से बेहतर नाम कोई हो नहीं सकता, तो सुदीप सर का वेलकम करते हैं। सुदीप सर, बहुत बहुत स्वागत सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। तो सर ये मतलब ब्रॉडर लेवल पे तो बात करेंगे, लेकिन ये जो शुक्रवार की गिरावट रही ये बहुत लोग पहचान नहीं पाए, और ख़ास तौर से जब हम लोग तो उस समय कार्यक्रम चल रहा था, एक तरफ जो है रुपया हम देख रहे हैं 95 की तरफ जा रहा है और बाजार जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, उधर जो है क्रूड में भी गिरावट थी। कैसे टिप्पणी देंगे सर, अगर शुक्रवार के सत्र पर एक टिप्पणी आपकी चाहें तो? जी विपुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, शुक्रवार जो हुआ वो ज्यादातर MSCI रीबैलेंसिंग के कारण हुआ, और ये पिछ सेशन के लास्ट एक डेढ़ घंटे में ही सारा रीबैलेंसिंग का काम किया गया, इसीलिए अचानक गिरावट आया। क्योंकि जो मार्केट का स्थिति था, जो मार्केट के जो इंडिकेटर्स थे, जैसे आपने जिक्र किया, क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आ रहे थे, करेंसी रिकवर कर रहा था। इस माहौल में एक्सपेक्टेशन तो यही होता है कि मार्केट भी ऊपर जाएगा, पर यह होने के बजाय मार्केट नीचे गया, और इसका मुख्य कारण था रीबैलेंसिंग। इंडिया का वेट कम हो रहा है, कुछ शेयर्स बाहर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो MSCI इंडेक्स फॉलो करते हैं उनके तरफ से पोर्टफोलियो बैलेंसिंग करने के लिए मैं मानता हूं कि अगर कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट ना हो तो शायद इस थोड़ा बहुत ये जो गिरावट दिखा, फ्राइडे को जो गिरावट दिखा, इसका थोड़ा बहुत पार्ट जरूर वापस कवर बैक हो जाएगा सोमवार के सेशन में। चलिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए तमाम आंकड़े जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। देखिए जो बदलाव हुए हैं उससे क्या कुछ परिवर्तन होगा, वो नंबर्स जो है कितने संभावित जो है कितने रुपए का बदलाव जो है निकासी होगी। इन्फोसिस 2100 करोड़ रुपए, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, तो ये बड़े बड़े नाम थे जिसकी वजह से जो है ये हमने देखा बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है यहाँ पर आप क्लोजिंग सेशन में कुछ देखने को मिले हैं। और ये वो तमाम नंबर्स हैं यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो शुक्रवार की गिरावट को लेकर के सुदीप सर का कहना ये है कि बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सोमवार को हो सकता है कि अगर बहुत अंतर्राष्ट्रीय संकेत खराब नहीं हुए तो ये बाउंस बैक की रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है। क्लोजिंग सेशन में तमाम वो शेयर्स रहे जिसमें कि बड़े बड़े नाम, जिसमें कि वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब आते हैं जरा एक एक करके आगे आने वाले समय में जून सीरीज़ में बाज़ार कैसा रह सकता है, इस साल बाज़ार कैसा रह सकता है। सर, ये जो अभी ईरान US वाला मामला है जिसकी वजह से हमने देखा क्रूड के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है, कितना ट्रस्ट कर सकते हैं सर? US की तरफ से कोई टिप्पणी आई नहीं, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि 60 दिन का और जो है सीज़ फायर देखने को मिल सकता है। ये अजीब सा सीज़ फायर चल रहा है सर, दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला भी कर रहे हैं, फिर 60 दिन के लिए फिर वो सीज़ फायर और बढ़ाया भी जा रहा है। बड़ी विकट सी स्थिति है सर, और यहाँ हम और आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पता नहीं ट्रम्प साहब कब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। वो कह देंगे अब यहाँ इसको भी मारेंगे, अब यहाँ पूरा ख़त्म कर देंगे, फिर कहते नहीं अब पीस डील बहुत अच्छी चल रही है, वेरी गुड पीस डील। तो ये जो बातें उनकी रह रही हैं, कैसे क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अनिश्चयता तो भरपूर है, और अभी भी इन स्पाइट ऑफ जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं यूएस के तरफ से, ईरान की तरफ से तो बहुत कम स्टेटमेंट्स आते हैं, यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें भी एक तरफ से जैसे आप कह रहे हैं बहुत अच्छा पीस डील चल रहा है, दूसरा तरफ से आ रहा है
कि अगर साइन नहीं हुआ तो बमबारी चालू हो जाएगा। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्थिति है, इसीलिए मार्केट भी इसको पचा नहीं पा रहा है। कभी रिकवरी आ रहा है, कभी वापस गिरावट आ रहा है। तो वोलेटाइल सेशंस चल रहे हैं और मुझे तो लगता है ये वोलेटिलिटी चलता रहेगा जब तक फाइनल डील साइन नहीं होगा। और एक 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 कुछ ओपिनियन तो ये भी कह रहा है कि डील साइन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रेसिडेंट साहब जो है, वो वोलेटिलिटी में थ्राइव करते हैं। और ये आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। तो उनका स्टाइल, ऑपरेटिंग स्टाइल ही ऐसा है। अब ये खत्म होते होते उन्होंने क्यूबा का मामला भी छेड़ना चालू कर दिया है। तो शायद आप देखेंगे ईरान में डील साइन होगा और पीछे से क्यूबा का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। ये स्टाइल उनका है। तो ये बेहतर यही होगा कि हम लोग ये स्टाइल से के साथ अपना स्ट्रेटेजी भी एडजस्ट करें। वोलेटिलिटी रहेगा, आपको अगला 2-3 साल जब तक ट्रम्प साहब है, वोलेटिलिटी झेलना पड़ेगा। और आप जितना जल्दी इससे एडजस्ट हो जाएंगे उतना बेहतर हो। अच्छा सर, अब जरा क्रूड की बात कर लेते हैं। ये जो क्रूड के अंदर ठीक है उतार चढ़ाव तो देखने को मिल रहा था, लेकिन अब चूंकि हम 90 के नज़दीक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या आने वाले समय में हम 90 के नीचे भी जाते दिखाई देंगे? और क्या थोड़ी सी स्थिरता क्रूड प्राइसेस में 90 के आसपास, 90 से 93 के इस बीच में रहे, 94 तक, तब भी थोड़ा समझ में आता है। ये जो 104, 105 और फिर 115 तक गया था, क्या वो पीक बन गया? आपका अनुमान क्या कहता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? हालांकि सब कुछ तो ट्रम्प साहब ही डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर एक एनालिसिस करना हो अभी, तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, अगर पीस डील साइन हो जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुल जाता है, तो मुझे लगता है कि 90 के आसपास स्टेबल हो जाएगा। ज्यादा गिरावट एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि सप्लाई और फ्लो रेगुलर होने में अभी भी बहुत टाइम लगेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डैमेज हुआ है, जो सप्लाई चेन में जो इश्यूज आए हैं, वो ठीक करने में अभी भी 6 महीना से 1 साल लगेगा। पर हॉर्मुज स्ट्रेट से ट्रैफिक फ्लो सही हो जाए, शिप्स का मूवमेंट रेगुलर हो जाए, ऑयल टैंकर्स का मूवमेंट रेगुलर हो जाए, तो 90 के आसपास गिव और टेक $1-2 ऊपर नीचे ऑयल प्राइस सेटल करना चाहिए, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, पर मच बेटर कंपेयर टू जैसे आप कह रहे हैं 100 के ऊपर रहना। तो आई थिंक वी विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। अब देखिए, एक 60-70 के बीच में क्रूड घूमता था, वहां से हम लोग कह रहे हैं कि 90 के आसपास घूमेगा, तो पेन तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, पर आई थिंक इट्स मच बेटर देन ऑयल बीइंग एट 120, 110, 100। ठीक सर, ये बात हो गई क्रूड को लेकर के। सर, इसका एक दूसरा पहलू देखें, अगर मान लीजिए कि आने वाले 1-2 दिन में और ये डील को लेकर के फिर असमंजस की स्थिति बनती है, क्योंकि बीते कई महीनों में कई बार ऐसी स्थिति आई कि हो गई और फिर वो ख़त्म हो गई, तो फिर क्या स्थिति देखने को मिल सकती है? और क्या अब यूएस इस कंडीशन में है सर कि वो इस वॉर को लंबा खींचना चाहेगा? क्योंकि वहाँ पर भी अब आलोचनाएं और इन्फ्लेशन और तमाम चीज़ें, बॉन्ड यील्ड, ये तमाम चिंताएं तो यूएस में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं सर। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो यूएस में भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ज्यादा देर तक वार अफोर्ड कर पाए। और जैसे हम लोग सब जानते हैं कि यूएस में भी मिड टर्म इलेक्शंस आ रहा है, और वो इलेक्शन के टाइम इन्फ्लेशन बढ़ जाना, वो पंप में जो ऑयल प्राइसेस है वो बढ़े हुए हैं, वो सही नहीं है सरकार के लिए, यूएस इकोनॉमी के लिए भी सही नहीं है। पर ट्रम्प साहब का तौर तरीके कुछ अलग है, और वो वहां कुछ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो इसमें कोई प्रेडिक्शन पे नहीं जाऊंगा, पर हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सबके हित में है वार जल्दी खत्म होना। अब देखिए, इन्होंने ईरान को छेड़ा है, ईरान का एक सेल्फ रेस्पेक्ट की बात भी है, तो उन लोगों के तरफ से भी ऐसा कोई डील में मुझे नहीं लगता है वो लोग राजी होंगे जहां पे उनका सेल्फ रेस्पेक्ट में हर्ट होता है। वो भी अपने तरफ में एक फेस सेविंग सोल्यूशन ढूंढेंगे। यूएस के तरफ से भी वो फेस सेविंग सोल्यूशन ढूंढना जरूरी था। वो देखते हैं कहां तक आके वो सेटल होता है। और मजे की बात देखिए, 2 चीज पे बात हो रहा है अभी। एक तो न्यूक्लियर जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम है उस पे बात हो रहा है, जो कि पहले से ही वो इशू था।
और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने का। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ओपन ही था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद हुआ युद्ध के कारण। तो अब युद्ध विराम के लिए ये दो कंडीशन आ गए हैं, एक कंडीशन तो था ही नहीं। तो सिर्फ वो एनरिच्ड यूरेनियम को हटाने की बात है, जहां पे मुझे लगता है एक सेटलमेंट होना, एक सहमत होना बहुत जरूरी है। ठीक सर। सर अब आ जाते हैं अपने भारतीय रुपए को लेकर के। रुपए में जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही थी वो थोड़ी थमती हुई दिखाई दी, ना सिर्फ थमती हुई दिखाई दी, आरबीआई के तमाम जो प्रयास रहे बीच में, उसके बाद हम 95 के आसपास 95 से भी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे, और क्या हम आगे भी रुपये में ये रिकवरी जारी रहते हुए देख सकते हैं क्या? जिस तरीके से हम, एक तरीके से ऐसा लग रहा था फ्री फॉल है और 100 तक कोई रुकावट ही नहीं है, कैसे देख रहे हैं इसे सर आप? देखिए, मैं इसमें दो चीज बताना चाहूंगा। पहली बात तो है डायरेक्टली लिंक क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ है, क्योंकि इंडिया 85% हमारे जो ऑयल रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो इंपोर्ट होते हैं, और क्रूड ऑयल का प्राइस $60 पर बैरल ब्रेंट से लेके $120 पर बैरल ब्रेंट हो गया था। तो ऑब्वियसली ये ऑलमोस्ट डबल हो गया था। तो इसका असर रुपये पे सीधा दिखता है, वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ाता है और रुपये का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो रुपये गिरता है। पर इसमें दूसरा एक इशू है जिसपे मुझे लगता है सरकार को, आरबीआई को और जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, इनको ध्यान देना चाहिए। ये है कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा एफडीआई के जरिए आता है, एफआईआई लाते हैं, ये दोनों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए और एफआईआई का निवेश भी हमारे देश में आता रहे। अगर ये दो रेगुलरली आता रहे, एक अच्छा फ्लो रहे, तो ऑयल प्राइस बढ़ना भी कुछ हद तक संभाल पाएगा रुपये। और अगर ये दोनों जगह पे हमारा गैप हो जाता है तो ये संभालना मुश्किल होगा जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी। अब देखिए आज के दिन में स्थिति क्या है, विदेशी निवेशक एफआईआई जबरदस्त बिकवाली कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ का लगभग इस साल में बिकवाली हो गया है, पैसा बाहर चला गया है। और एफडीआई अगर देखें तो पिछला 2 साल से नेट एफडीआई ना के बराबर है। आई थिंक लास्ट ईयर तो 0 के बराबर था, इस साल जो पिछले साल गया है उसमें लगभग सिर्फ 7 बिलियन नेट इनफ्लो हुआ है। तो इंडिया जैसे देश के कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब बिल्कुल मिनिस्क्यूल है और ये गलत है। इस पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए, एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए ताकि एफडीआई आए, एफआईआई निवेश करें। बिल्कुल सर। और सर ये अगर मान लीजिए, एक जो चूँकि आपने ऐसा जिक्र छेड़ दिया, तो ये जो अफवाहें, और अभी तक तो अफवाहें ही हैं, लेकिन इन अफवाहों के बीच में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जो निर्मला जी की तरफ से एक स्टेटमेंट, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा वो सबकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। ये जो बातचीत चल रही थी आपने भी सुनी होगी कि शायद टैक्स को लेकर के कुछ रियायत मिल सकती है, बीच में कुछ दिन उसके लिए रैली भी देखने को मिली बाजार के अंदर, लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं था। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करती, क्या सरकार वाकई में इस बारे में सोच रही है? क्या इसकी घोषणा बजट तक होगी या अभी मतलब किस चीज़ का वेट किया जा रहा है? अगर ये करना है तो देरी से क्यों, पहले क्यों नहीं, समय रहते क्यों नहीं? आप कैसे देख रहे हैं सर इस फैसले को और इन बातों को? देखिए, करना तो चाहिए, ये तो मैं मानता हूं और इसके कारण भी मैं बताऊंगा, पर होगा या नहीं होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। ये तो सरकार की तरफ से ही कोई बता पाएगा। करना चाहिए, इसके कारण ये है कि जब भी विपुल जी हम विदेशी निवेशकों से बात करते हैं, वो एक चीज हमेशा बताते हैं और ये बहुत दिनों से बताते आ रहे हैं कि आपके यहाँ मतलब इंडिया में कंटिन्यूअसली रूल चेंज होता रहता है, लॉ चेंज होता रहता है। और उनका कहना यह है कि जब कोई गेम शुरू हो गया, उस गेम के बीच में गेम का रूल क्यों चेंज करते हो आप लोग? ये गलत बात है। और ये देखिए, आप एक तरह से ये बिल्कुल सही, आपने निवेश किया इंडिया में एक एक्सपेक्टेशन से कि हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं, फिर अचानक आपने एक बजट में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ये तो गलत बात है। उनके हिसाब से वो कहते हैं कि ये गलत बात है, आप ऐसे नहीं कर सकते। और अगर आप देखेंगे ये एंटायर एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वाला मामला एक तरह से सबके मतलब पचा नहीं, क्योंकि एसटीटी इंट्रोड्यूस किया गया था और उस टाइम में ये कहा गया था
कैटेगरिकल स्टेटमेंट दिया गया था कि एलटीसीजी निकाल रहे हैं, और उस वो क्योंकि वो निकाल रहे हैं, वहां उसके जगह एसटीटी इंट्रोड्यूस किया जाए। फिर क्या हुआ, फिर एसटीटी भी रह गया और वापस एलटीसीजी आ गया। तो मतलब एक कंसिस्टेंसी जो पॉलिसी मेकिंग का है वो नहीं है। ये हमेशा विदेशी निवेशक का मतलब एक ग्राउस, एक शिकायत रहता है। तो इस पे तो जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने एलटीसीजी निकाल दिया तो अचानक तुरंत बहुत लंबा पैसा आना चालू हो जाएगा। पैसा आने के लिए और बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए, पर कुछ चीज होते हैं जो कि फील गुड फैक्टर्स होते हैं। एक, आप विदेशी निवेशक हो, आप यूएस में बैठे हो, यूरोप में बैठे हो, बाकी जहां जिस देश में भी आप निवेश कर रहे हो वहां पे टैक्स स्ट्रक्चर दूसरे तरह का है, मच बेटर है, और उसके कंपैरिजन में हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा ज्यादा टैक्सेशन का मामला है। तो नेचुरली एक डिसएडवांटेज होता है और वो सबको खटकता है। तो इस पे ध्यान जरूर देना चाहिए। पर मैं 1 मिनट इसमें और लूंगा और बताऊंगा कि इससे भी ज्यादा जरूरी मुझे लगता है एफडीआई को अट्रैक्ट करना। देखिए, एफआईआई पैसा लाएंगे, पैसा ले जाएंगे, उनका काम है निवेश करना, प्रॉफिट बनाना, एग्जिट करना। पर एफडीआई देश में लंबी अवधि के लिए पैसा लाता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगा रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म मनी है और ये जाने के लिए नहीं आ रहा है, ये रहने के लिए आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो एफडीआई पे एक वार फुटिंग पे सरकार के तरफ से फोकस आना चाहिए और इसके जरिए एक बहुत अच्छा वातावरण, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ सब आ सकता है। और इस पे 100% बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल से एफडीआई ना के बराबर है, नेट एफडीआई ना के बराबर है। इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर, काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। अच्छा, इन सब के बीच में वो सवाल रह गया कि रुपया कहाँ सेटल होते हुए देख रहे हैं सर आप अभी अगले 2-4-6 महीने के लिए, 1 साल के लिए? क्या ये रिकवरी जो है वो थोड़ा सा और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, या आपको लग रहा है कि नहीं अब जिस रेंज में आ गया है उसी रेंज में रहेगा? कैसे, मतलब एक छोटा सा अगर आपका अनुमान क्या है रुपये को लेकर? देखिए, मेरा अनुमान, और ये सिर्फ अनुमान ही कहूंगा, कि 90 के आसपास रुपये आ सकता है अगर सरकार की तरफ से ठोस कदम लिए गए, एफडीआई और एफआईआई के जो सेंटिमेंट्स है, जो इश्यूज है, उसको कुछ हद तक अगर एड्रेस किया जाए और एफडीआई एफआईआई आना चालू हो जाए, तो जरूर रुपया सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है और 90 के आसपास आके सेटल करेगा, मुझे यही लगता है। और ये होना भी चाहिए और होगा भी। इसमें अजम्पशन ये है कि ऑयल प्राइसेस स्टेबल हो जाता है और 90 के आसपास ऑयल प्राइस आ जाता है। ये 2 चीज अगर हो तो करेंसी भी 90 के आसपास सेटल हो जाएगी। ये अगर हो जाए फिर तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। मतलब अगर रुपया 90 के आसपास आ जाता है तो सर, तो जो मतलब इतना बड़ा डर एक दिखाई दे रहा है आने वाले सालों के लिए, वो काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगा। बिल्कुल सरकार की तरफ से कदम उठाए जाए तो 90 तक आ सकता है रुपया। ये बड़ा स्टेटमेंट है सर का, क्योंकि बहुत लोग जो 100 की बात कर रहे थे, तो देखते हैं सरकार इस बात को सुनती है और क्या इस पर कोई एक्शन लेती है कि नहीं। चर्चाएं और बातें तो काफ़ी ज़्यादा बाज़ार के अंदर चल रही हैं तमाम चीज़ों को लेकर के। अब आ जाते हैं सर अपने घर पे, और अपने घर में जो है Q4 के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट, क्या मतलब अब तो ख़त्म ही हो गए सर। फ्राइडे को, मेरे ख्याल से मंडे को कुछ एक और कैश कंपनियों के रिजल्ट्स हैं, अदरवाइज लगभग समाप्त हो गए। सर Q4 ठीक रहा, मतलब अगर हम लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो बहुत सारे जो है सेक्टर्स के अंदर अच्छी कंपनियों ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है, अच्छी ग्रोथ दिखाई है। आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि चिंताएं अभी भी Q1 को लेकर के तो बन गई हैं अब, लेकिन Q4 रिजल्ट से आप कितने संतुष्ट हैं? विपुल जी, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। जो एक्सपेक्टेशन था उससे कुछ हद तक बेहतर नतीजे आए हैं। और ये जो युद्ध की परिस्थिति है उसके बावजूद, पर इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि युद्ध तो सिर्फ मार्च को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट किया है, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज का इन्वेंट्री 1 महीना से ज्यादा रहता है। तो रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ना या लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम, वो सब फर्स्ट क्वार्टर में इम्पैक्ट आएगा और Q4 में उसका इम्पैक्ट ना के बराबर था। पर इसके बावजूद मैं कहूंगा बहुत सारे कंपनीज ने जो एक्सपेक्टेशन था उससे मच बेटर नतीजे दिखाए हैं, जो कि बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेशन जो था उससे बेहतर होना बहुत ही अच्छा है।
और मार्केट का जो उम्मीद था वो पूरा हो रहा है। इसका नतीजा, इसका जो रिजल्ट है, ये आप देख रहे हैं शेयर प्राइसेस में बहुत सारे कंपनीज। मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूंगा, फ्राइडे एशियन पेंट्स के नतीजे आए। अब देखिए नतीजे बहुत बेहतर थे एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, एशियन पेंट्स का रॉ मटेरियल क्या है, क्रूड ऑयल के साथ रिलेटेड है, पर इसके बावजूद इनका परफॉर्मेंस अच्छा था। वेरी क्लियरली ये जो इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस का, ये Q1 में देखने को मिलेगा, Q2 में शायद देखने को मिलेगा। उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ मैं और एक चिंता की बात बता रहा हूँ कि फ्राइडे IMD का जो प्रेडिक्शन आया है रेनफॉल को लेके, वो चिंता की विषय है कि उनका कहना है कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसका 90% शायद रेनफॉल होगा। ये बहुत ही डेंजरस होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए, रूरल कंजम्पशन के लिए, मार्केट्स के लिए। तो इस पे नजर जरूर रहेगा। अगर डिमांड में प्रॉब्लम आ जाता है रेनफॉल के कारण, तो सारे कंपनी सफर करेंगे। तो Q1 Q2 थोड़ा चैलेंजिंग क्वार्टर्स होगा। अभी तक तो यही लग रहा है। जी, आपने मतलब अगला सवाल भी मेरा IMD की प्रेडिक्शन को लेकर के ही था। और जब बाजार गिर रहा था, बहुत लोगों को लगा कि बाजार को देर में समझ में आया, शायद IMD की प्रेडिक्शन की वजह से गिरना शुरू हुआ। वो बाद में पता लगा कि नहीं, वो तो फिर वो MSCI इंडेक्स की वजह से गिरावट आ रही थी। जिस तरीके से एकदम से फिसला था बाजार फ्राइडे के सेशन में। पर ये कितनी बड़ी चिंता है सर कि एक तरफ तो महंगाई का खतरा पहले से ही बना हुआ है क्रूड को लेकर के, और ऐसे में अगर मानसून अगर टेंशन बढ़ाता है तो फिर ये फिर से ये जो कंजम्पशन स्टोरी है, रूरल डिमांड और वो सब, फिर कहानी पीछे हो जाएगी सर। मॉनसून अगर एक्चुअली IMD के प्रेडिक्शन के जैसा होता है, मॉनसून लगभग 90% ऑफ नॉर्मल लॉन्ग टर्म एवरेज, तो वो बहुत ही चिंता की विषय है। और इससे जो एग्रीकल्चरल आउटपुट कम हो जाएगा, फार्मर्स का रियलाइजेशन कम होगा, और रिलेटेड सारे सेक्टर्स में इसका दबाव देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन में इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि फूड ग्रेन प्राइसेस बढ़ जाएंगे, एग्री प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात है, कंजम्पशन डिमांड कम हो जाएगा, रूरल डिमांड पे इसका असर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये बहुत ही नेगेटिव माना जाएगा। सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग है कि शायद तब तक ये वार का जो समस्या है ये खत्म हो जाएगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस एक लेवल पे सेटल हो जाएगा, रुपी भी एक लेवल पे सेटल हो जाएगा। तो आज के दिन के जो चिंता की विषय है वो शायद सेटल हो जाएगा। पर नया जो समस्या है वो रेनफॉल को लेके आएगा। देखिए, रेनफॉल कम होना एक बात है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे भी ध्यान देना पड़ेगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों चीज देखना पड़ेगा। और अगर उस पे रियल डेफिसिट है तो वो तो इंडियन इकोनॉमी के लिए, मार्केट्स के लिए शंका की बात। ठीक सर, अब आ जाते हैं सर फटाफट जो है सेक्टर पे, जो है अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ चिंताएं और क्या कुछ कहां पर संभावनाएं बन रही हैं। शुरुआत पावर से कर लेते हैं सर। पावर में इस हफ्ते बीता जो हफ्ता गया, काफ़ी अच्छे जो है रिकवरी रही। कुछ एक शेयरों ने तो काफ़ी अच्छा अक्रॉस द बोर्ड सभी चले, चाहे हम प्राइवेट प्लेयर की बात करें, इरडा जैसे शेयर भी चलते हुए दिखाई दिए, अदानी पावर में काफ़ी शानदार तेज़ी दिखाई दी, JSW एनर्जी और सीमेंस एनर्जी भी चलते हुए दिखाई दिए। कैसे देख रहे हैं पावर को लेकर के, और अभी पावर पर फोकस करना हो तो किस तरह की कंपनियों पे, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है अपने आप में, तो किस तरह के सेक्टर्स के, किस तरह की कंपनियों पे फोकस करना चाहिए सर? देखिए, दो जगह पे मैं फोकस करने की जिक्र करूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पावर सेक्टर एज ए सेक्टर, हम लोगों को लगता है अगला 5-10 साल इंडिया में पावर सेक्टर चलेगा, और पावर का डिमांड बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, कैपेसिटी, नए कैपेसिटीज आ रहे हैं, तो ये सारा चीज पावर सेक्टर के लिए अच्छा है। पर अगर वैल्यूएशन के हिसाब से और बेनिफिट शेयर खरीद के लेना है, तो मुझे लगता है पावर फाइनेंशियल्स, क्योंकि पावर जो कैपेसिटी आ रहा है उसके लिए फाइनेंस का डिमांड जबरदस्त हो, और ये डिमांड कमर्शियल बैंक मीट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जो पावर फाइनेंशियल्स है, PFC, REC, इरेडा, इन पे ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। पिछले दिनों में कुछ चैलेंजेस थे, डिमांड कम था पावर फाइनेंस का, पर वो सब इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। आने वाले दिनों में जबरदस्त डिमांड रहेगा, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है, सब कुछ इंप्रूव हुआ है, सो एज फाइनेंशियर्स दे आर एंड शुड बी इन डिमांड।
ठीक सर। इसके साथ साथ जी। पावर इक्विपमेंट पे ध्यान देना चाहिए विपुल जी। बेहतरीन कंपनीज हैं हमारे, और इसमें पर्टिकुलरली कैप गुड्स पावर इक्विपमेंट में जीई वर्नोवा, सीमेंस, ऐसे कंपनीज में जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया का डिमांड के साथ साथ इनके जो पेरेंट कंपनी है, हिताची देखिए, जी वर्नोवा देखिए, ये पेरेंट कंपनी के जो ग्लोबल डिमांड है वो भी मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया मेक इन इंडिया करके बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सेगमेंट में भी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। देखिए, कोई भी स्टॉक का वैल्यू सस्ता नहीं है, वैल्यूएशन रिच है, और आप लंबी अवधि के लिए अगर ले रहे हैं करंट लेवल पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, ये बात निकल करके आई है। पावर सेक्टर में पीएफसी, आरईसी, इरडा, जी वर्नोवा, सीमेंस, हिताची एनर्जी जैसे शेयर अच्छे लग रहे हैं। कारण क्या है वो आप लोग सुन सकते हैं, बाकी स्क्रीन पर आपको तमाम नाम जो है वो धीरे धीरे करके आते जाएंगे। ये बात हो गई पावर को लेकर के। सर, बैंकों को लेकर के चूँकि आपने फाइनेंस का जिक्र किया, क्या व्यू अब आपका निकल करके आ रहा है आने वाले समय के लिए? कुछ लोगों का ये मानना है कि जो वॉर रही है चिंताएं अब बढ़ा सकती हैं, अब रेट घटने नहीं रेट बढ़ने की बात हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके मतलब बातें चल रही हैं। अभी क्या बैंकों से दूरी बना लें? देखिए, दूरी बनाने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बात करें तो मुझे लगता है थोड़े बहुत दिक्कतें बैंक में दिख रहा है मुझे। दो मुख्य कारण है। एक, जैसे आप जानते हैं कि ये वेस्ट एशिया का वार, इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ना, सामने मॉनसून का कम होने की संभावना, उसके कारण इन्फ्लेशन का बढ़ना, ये सब क्रेडिट डिमांड को शायद कम करेगा, क्योंकि कंजम्पशन डिमांड भी कम होगा, और क्रेडिट डिमांड कम होना बैंकों के लिए सही नहीं है। क्रेडिट डिमांड मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो शायद एट सम स्टेज एसेट क्वालिटी में भी उसका थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगला 3-6 महीना बैंक्स के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होगा। जैसे आप कह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने की संभावना है। ये सारे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से इनको नेविगेट करना पड़ेगा। पर अगर आप लंबी अवधि के लिए बात करें, इसके आगे एक बात करें, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है। और अभी भी पीएसयू बैंक की बात करें, एसबीआई की बात करें, जरूर खरीदारी की जा सकती है अगर आपका नजरिया 1 साल प्लस का। चलिए, ठीक है सर। सर, आपने पीएसयू बैंकों का जिक्र किया और उसमें एसबीआई का नाम लिया। मैं ये कहना चाहूँगा सर, ये अभी बाकी जो हैं, जो मिड कैप वाले हैं, स्कैंड्रा है, पीएनबी है, यहाँ पे बहुत लोगों की पोजीशन है, क्योंकि छोटे तो सस्ते शेयर मिल जाते हैं लोगों को। वहाँ पे क्या संभावना है? क्या वहाँ पर भी अगर पीएसयू बैंक चलते हैं तो इसका फ़ायदा मिलेगा? जी, बिल्कुल मिलेगा। मैंने एसबीआई का नाम लिया क्योंकि मुझे लगता है सेफ और रिस्क सबसे कम है, रिस्क सबसे कम है, इसीलिए नाम लिया। ऐसे आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर देखें, प्राइवेट सेक्टर में भी छोटे मझोले जो बैंक्स हैं, वहां पे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पर जैसे मैंने कहा, अगला 3-6 महीना थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा, उसके आगे थिंग्स शुड इम्प्रूव। ठीक सर। चलिए, यहाँ से आगे निकलेंगे सर। एक सेक्टर ऐसा जिसपे हर बार आप आ रहे हैं, हर बार पूछ रहे हैं, पिछली बार भी जब आप आए थे मैं कमेंट बॉक्स देख रहा था, बहुत लोग ने कहा कि रेलवे के बारे में और डिटेल में पूछिए, रेलवे का क्या होगा। सर, रेलवे में सब कुछ हो रहा है लेकिन बस शेयर नहीं चल रहे। और ठीक है, एक बार वैल्यूएशन महंगी हो गई थी, अब धीरे धीरे उस बात को भी 1.5 साल, पौने 2 साल होने जा रहे हैं। लोग जो हायर लेवल पर फंस गए, उनके लिए समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इतना समय रुक गए हैं तो थोड़ा सा और रुक के देख लें, या फिर अब लॉस बुक कर लें, वो अभी निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। उसके लिए लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं। आपका व्यू क्या है सर रेलवे को लेकर के? देखिए, पिछले 1-1.5 साल में मैंने अगर आपके साथ जितने प्रोग्राम किए हैं आप देखेंगे, मैंने यही बोला था कि भयंकर वैल्यूएशन चला था, और जिस वैल्यूएशन का जस्टिफाई करना किसी भी लॉजिक से नामुमकिन है, और यही प्रॉब्लम है रेलवे में। आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं भी ये बार बार कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट इंडिया में रेलवे क्षेत्र में एक साथ इतना काम कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है, और इसमें कोई पॉलिटिकल कुछ मोटिव नहीं है मेरा स्टेटमेंट का। जेन्युइनली काम हो रहा है, ग्राउंड पे काम हो रहा है। एवरी सेगमेंट, वेदर आप मेट्रो की बात करें, वेदर आप वैगन्स की बात करें, वेदर आप इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, आप किसी भी स्टेशन मॉडर्नाइजेशन की बात करें, हर जगह पे काम हो रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने इतना बड़ा वैल्यूएशन कर दिया था ये सारे स्टॉक्स का, और समहाउ रिटेल उसमें फंस गए।
जो आपके पास सवाल आ रहे हैं ना, एक इतना हाई लेवल पे मेरे पास हमेशा सवाल आता है आरवीएनएल, रेलवे विकास हाँ निगम बिल्कुल लिमिटेड। बिल्कुल, रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं रहे इस बिल्कुल बार आरवीएनएल के। नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपके प्रोग्राम में कि देखिए प्रॉब्लम क्या है। इनके ऑर्डर्स की कमी नहीं है, और जैसे ही कोई ऑर्डर आता है लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, शेयर खरीदना चालू कर देते हैं। अब ऑर्डर मिलना और उसका इंप्लीमेंट करके उसका प्रॉफिट बुक करना एक बहुत लंबी बात है, और अनफॉर्चुनेटली वो ऑर्डर के हिसाब से वैल्यूएशन बना दिया। अब वो ऑर्डर इंप्लीमेंट होते होते 5-7 साल, पता नहीं कितने साल लगेंगे। और अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ जगह पे जैसे आपने जिक्र किया, परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी अभी तक आया नहीं है। ऑर्डर की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन में, ये समझना पड़ेगा। और मार्केट के लिए बेसिक प्रॉब्लम है वैल्यूएशन, ये दोनों चीज एक साथ है। तो अभी आपको अनफॉर्चुनेटली इसमें अभी भी रुकना पड़ेगा। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपने क्या वैल्यूएशन पे लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका टाइम होराइजन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप उसमें रहेंगे या वहां से एग्जिट लेंगे। ठीक सर। अच्छा सर ये बताइए, क्योंकि थोड़ा सा इस पर लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं, इसीलिए सवाल है ये कि रेलवे में जो लोग जब भी गिरावट आती है, जैसे आरवीएनएल का जिक्र आपने किया, रिजल्ट खराब रहे, टूट गया, तो क्या मतलब नए लोगों को एंट्री लेनी चाहिए या इस सेक्टर से अभी दूरी बना के चलें जब तक मतलब कोई रिकवरी या कोई साइन ऐसा या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए इनिशिएटिव्स ना लिए जाए? अभी क्या करना चाहिए रेलवे को लेके? देखिए अभी भी ज्यादातर जी विपुल जी, अभी तक ज्यादातर रेलवे स्टॉक में वैल्यूएशन सही नहीं है। तो मेरा तो साफ सजेशन है आप इससे दूर रहिए। रेलवे में अगर आपको लेना है, देखिए और एक क्षेत्र इसका भी जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूं, डिफेंस। ये दोनों चीज एक टाइम में दोनों चीज एक साथ चला था और दोनों का वैल्यूएशन भयंकर हो गया। पर डिफेंस में मैं बोलूंगा मोमेंटम एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम है। और रेलवे में क्या हो रहा है कि आप एक लेवल तक रेलवे नेटवर्क एक्सपेंशन के बाद एक स्टेबिलिटी आ जाएगा, वहां पे उतना ज्यादा ऑर्डर मिलना पॉसिबल नहीं होगा। आप देखिए अगला 2-3-5 साल शायद रेलवे में ये मोमेंटम ऑफ ऑर्डर चलेगा। पर अगर डिफेंस देखें, डिफेंस में अगला 50 साल दिख रहा है कि ऐसा ऑर्डर का मोमेंटम चलेगा। डिफेंस कंपनीज ने अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है, और वैल्यूएशन भी करेक्ट होने के बाद एक लेवल पे आ गया है जहां पे नॉट इमीडिएटली, पर अगर आप लंबी अवधि के लिए ले रहे हैं तो हाँ, आप शिपयार्ड कंपनीज में खरीदारी कीजिए, आप बीईएल में खरीदारी कीजिए, आप और भी डिफेंस कंपनीज में खरीदारी कीजिए, आपके लिए अच्छा है। पर रेलवे स्टॉक्स अभी भी वहां पे नहीं पहुंचा है जहां पे वैल्यूएशन इवन 1-2 साल के लिए मैं कह सकता हूं कि सही है। रेलवे से अभी भी बना करके रखें दूरी, ये सुदीप सर का की सलाह है। सर डिफेंस का जिक्र आपने किया, एक बीएल का नाम लिया। डिफेंस में बहुत सारे कंपनियों के, खासतौर से शिपिंग डिफेंस में बहुत अच्छे रिजल्ट भी रहे, जीआरएससी के रिजल्ट अच्छे रहे। ठीक है, बीडीएल का एक रिजल्ट ख़राब रहा, लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो वो अब तक जो बात चल रही थी वो अब नतीजों में भी दिख रही है, वो ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन और तमाम चीज़ें। अभी अगर चुनना हो तो कैसे चुने? एचएल जैसी कंपनियां कुछ खास नहीं चली, कई सारी विवादों के बाद भी, क्या पोर्टफोलियो में रखें कि ना रखें? प्राइवेट प्लेयर्स में जैसे अपोलो माइक्रो है, आइडिया 4 जैसी कंपनियों की वैल्यूएशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ पे क्या डर के रहना चाहिए, करना नहीं चाहिए, निवेश करें या ना करें? बहुत सारे सवाल हैं सर। तो डिफेंस को लेकर के अगर आप कुछ नाम और थोड़ा सा अगर इसको और एक्सप्लेन कर सकें तो। देखिए बीएल का नाम तो मैंने ले लिया, ये तो मेरा हमेशा से पसंदीदा शेयर रहा है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, अच्छा कंपनी है। डिफेंस में एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों को केटर करता है, और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जो आज के वारफेयर में सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसके के पास तो दुनिया भर के ऑर्डर्स मिलते रहेंगे और मिल भी रहा है। इसके साथ साथ मेट्रो में रेल दुनिया ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंशन हो रहा है, वहां पे भी डीईएल कामकाज कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा कंपनी है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जरूर खरीदारी कर सकते हैं। मैंने शिपयार्ड का भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था। मुझे लगता है शिप बिल्डिंग इस क्षेत्र में इंडिया का फ्यूचर बहुत बेहतरीन है, और आने वाले दिनों में आपको बहुत इसमें एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक नया शिपयार्ड का मंजूरी सरकार की तरफ से आने वाला है, सुनने को आया है। इसके साथ साथ जो हमारे 3 एस्टैब्लिश शिपयार्ड है, कोचिन, माझगांव और गार्डन रीच, ये तीनों में जबरदस्त ऑर्डर्स मिल रहे हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, और यही ट्रेंड आने वाले दिनों में भी रहेगा। डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों ऑर्डर्स
हमारे शिपयार्ड्स को मिलते रहेंगे। इस माहौल में अगर लंबी अवधि के लिए कोई निवेश करना चाहता है तो शिपयार्ड में निवेश करिए। बिटवीन द तीन जो लिस्टेड है हमारे, जो ट्रेडेड लिस्टेड है उसमें से मुझे मझगांव सबसे अच्छा लगता है, वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। गार्डन रिच कोचिन में भी कोई बुराई नहीं है, पर एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, अगर शिपयार्ड कंपनी आप ले रहे हैं तो इसमें 3 से 5 साल का नजरिया बनाइए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है। अब ये बात सही है कि कल 5 ऑर्डर मिल गया, अचानक शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, आपको शायद मुनाफा हो जाएगा अगर आप आज लिया और कल कुछ ऑर्डर्स आ गए, पर वो कमेंट, उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। मैं तो फंडामेंटली बोल रहा हूं कि अगर आप ये शिपयार्ड कंपनी ले रहे हैं, 3 से 5 साल का नजरिया रखिए, आपको बेहतरीन नतीजा मिलेगा। ठीक। और डिफेंस के बारे में मैं विपुल जी खत्म करता हूँ। हाँ बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में मुझे लगता है जो छोटे कंपनीज बहुत छोटे हैं और वहां पे वैल्यूएशन भी थोड़ा रिच हो रहा है। तो अगर आपको और कहीं देखना है तो जो दिग्गज कंपनी है, डिफेंस के काम करते हैं, अमॉन्ग्स्ट अदर थिंग्स बहुत कुछ करते हैं, साथ में डिफेंस में भी काम करते हैं, वहां पे मुझे वैल्यूएशन अभी भी ठीक लग रहा है। भारत फोर्ज का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी बिजनेस भी है, डिफेंस में भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, ऑर्डर बुक 10,000 करोड़ प्लस हो गया है और भी बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह के बारे में, मैनेजमेंट क्वालिटी के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। साथ में लार्सन टुब्रो देखिए, बेहतरीन कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन कॉर्पोरेट इंडिया, डिफेंस में बहुत बड़ा काम करते हैं, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण बहुत अच्छा गिरावट देखने को मिला था, तो एक लेने का अपॉर्चुनिटी है। लार्सन टुब्रो बोलिए, भारत फोर्ज बोलिए, और ध्यान रखिए ये भी डिफेंस में काम करते हैं, अच्छा खासा काम करते हैं, और जो छोटे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उनसे आज के दिन में ही 10 गुना बड़ा है और शायद और भी बड़ा हो जाए। चलिए, ये बात निकल के आई है सर। आखिरी की 2 छोटी छोटी टिप्पणियाँ। एक तो ये कि चूंकि Q4 के रिजल्ट्स बीत गए हैं, तमाम रिजल्ट को आपने देखा भी सुना भी, तो अभी अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो किन सेक्टर्स पे आप फोकस कर रहे हैं, कहाँ पे आपको लगता है ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, अगर सेक्टर को ध्यान में रखें तो? देखिए विपुल जी, दुनिया भर में बहुत अनसर्टेनिटी है, इंडिया में भी बहुत अनसर्टेनिटी है। हम लोगों ने वेस्ट एशिया वार की बात की, मॉनसून की बात की, तो ये सब अच्छा, अभी साथ में वो जो ट्रेड डील वाला वापस वो चालू हो गया है, होगा नहीं होगा, कब होगा। मुझे लगता है इस माहौल में सबसे सेफ और सबसे बेहतरीन सेक्टर है फार्मा। मैं तो निवेशक को बोल रहा हूं कि बार बार कि आप फार्मा पे ध्यान दीजिए। इसमें ना तो वेस्ट एशिया वार का इंपैक्ट है, ना तो मॉनसून का इंपैक्ट है, ना तो ट्रेड डील का इंपैक्ट है। ये एक अलग ट्रैक पे चल रहा है, और अगर आप ध्यान से इसको स्टडी करें तो आपको साफ दिखेगा कि आज से 20 साल पहले इंडियन आईटी जिस जगह पे खड़ा था, आज इंडियन फार्मा उस जगह पे खड़ा है। एक क्वांटम लीप आने वाला है इसमें भी देखिए, दिग्गज कंपनी सन फार्मा, इसने ग्लोबल कंपनी ऑर्गेनाइज जैसा एक्वायर किया, और आज के दिन में सन फार्मा का आफ्टर एक्विजिशन 70% इनका जो रेवेन्यू वो आएगा ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। एक यूनिक कंपनी हो गया इंडिया में, बाकी इंडियन फार्मा कंपनी इसके आसपास भी नहीं है, किसी के पास इतने ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स नहीं है, और इनका 70% ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है। अब वैल्यूएशन ठीक है, ऐसा कुछ भयंकर वैल्यूएशन नहीं है, तो यहाँ पे खरीदारी कीजिए, वेट करिए, बहुत अच्छा नतीजा मिलेगा। बाकी डोमेस्टिक फोकस जो फार्मा कंपनीज है, डोमेस्टिक फार्मा का ग्रोथ लगभग 25% CAGR हो रहा है, तो मैनकाइंड फार्मा है और भी बहुत सारे फार्मा कंपनीज जो डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करते हैं, वहां पे ध्यान दीजिए। साथ में बहुत सारे और फार्मा कंपनीज हैं जो कि ग्लोबल मार्केट्स में काम करते हैं, ठीक है, पेटेंटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं है, पर जेनेरिक्स में, APIs में काम कर रहे हैं। मैं औरोबिंदो फार्मा का जिक्र करूंगा, वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छा पोजीशन पे है। रेगुलेटरी जो चैलेंजेस थे वहां पे भी अच्छा सुधार किया है उन्होंने अपना प्रोसेस सिस्टम्स का। तो ऐसे कंपनीज ढूंढिए फार्मा सेक्टर में और निवेश करिए, सेफ साउंड इन्वेस्टमेंट है अगला 10-15 साल के लिए। ठीक सर, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पीछे हर बार की तरह रहता है सर, सवाल कि अब जो हमने थंब बनाया, किस बात का डर, ये फ्राइडे की जो गिरावट रही उसको लेकर के ये थंब हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई साहब सब कुछ तो थोड़ा थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी बाजार में इतना डर किस बात के लिए है? तो जाते जाते इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे सर? जी, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है फ्राइडे का जो था वो तो MSCI रिबैलेंसिंग के कारण था, और कल जब मार्केट खुलेगा शायद आप देखेंगे कि ये जो गिरावट था उसका एक हिस्सा रिकवर भी हो जाएगा।
हाँ, जो ग्लोबल न्यूज फ्लो है उस पर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल न्यूज फ्लो इवेंचुअली मार्केट को ड्राइव करेगा। ये एमएससीआई रीबैलेंसिंग वाला इशू ज्यादा इंपैक्ट मार्केट को नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, टाइम कैसे बीतता है पता नहीं चलता। थैंक यू आज की इस चर्चा के जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर बहुत विस्तार से अपनी बातचीत रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। तमाम सेक्टर्स को लेकर के जो बातचीत की गई है उनको ध्यान से बार बार आप लोग सुन सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और बाकी सोमवार से शुक्रवार हम आपके साथ जुड़ेंगे ही। देखते हैं बाजार में रिकवरी की उम्मीद के साथ अगले हफ्ते फिर आपसे, यानी कि सोमवार से फिर आपसे सुबह 10 बजे और 1 बजे मुलाकात होगी। बाकी अगर आपने अभी तक हमारा छोटे शेयर ऊंची छलांग का सेगमेंट नहीं देखा है तो जाइए, और कल शनिवार को दोपहर 2 बजे हमारा ये सेगमेंट अपलोड हो चुका है, उसे देखिए। कमेंट बॉक्स में जाइए, टिप्पणी दीजिए। ये कल दोपहर 2 बजे अपलोड हो चुका है, जाइए और जो है जा करके अपनी टिप्पणी दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो देख करके अपनी टिप्पणी दीजिए। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।